हेलो फ्रेंड्स। जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। आज का हम लोग का चैप्टर नंबर 8 है, जो कि भारतीय उद्योग यानी इंडियन इंडस्ट्रीज, जो कि हम लोग 1 से 7 तक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट चैप्टर नंबर 8 को। देखिए, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है नौहट्टा टेक ऑफिशियल, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट जाकर पीडीएफ ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि उद्योग का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को पक्के माल के रूप में अथवा विक्रय योग्य बनाते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण में गन्ने से चीनी को बनाना, ये सब क्या है? कच्चे माल को पक्के माल में हो जाता है उसको चेंज, क्योंकि हम लोग गन्ने ले जाते हैं और उसको गुड़ से चीनी बना देते हैं, तो ये हम लोग क्या है, विक्रय योग्य हो गया। ठीक ना। उद्योग का वर्गीकरण यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग जैसे कि सूती वस्त्र हो गया, चीनी हो गया, ये सब हो जाएगा। ठीक है ना। खनिज आधारित उद्योग, उसकी में क्या हो जाएगा, लोहा, सीमेंट, एल्युमिनियम, ये सब आ जाएंगे। तकनीकी आधारित वायुयान, उसके बाद जल निर्माण उद्योग, रेल निर्माण, ये सब क्या आ जाएगा, तकनीकी आधारित है। वन आधारित उद्योग जिससे रेशम, कागज, ये सब होता है कहाँ से, तो वन आधारित उद्योग हो जाएगा। चलिए यहाँ सब हम लोग देखते हैं भारत की औद्योगिक नीति। ठीक ना। देखिए, कह रहा है कि भारत में औद्योगिक नीति, कह रहा है कि भारत में औद्योगिक नीति, ठीक ना, स्वतंत्र भारत के बाद भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आई? 1948 में, 1948। भारत की दूसरी औद्योगिक नीति कब आई? 1956, 1956। भारत में आधुनिक और नई आधुनिक नीति कब आई थी? 1991 में। कब आई थी? 1991 में। एलपीजी। ठीक। नई औद्योगिक नीति कब आई? 2023। लेकिन पूछेगा आधुनिक और नई औद्योगिक नीति कब? 1991 में। देखिए नीचे दिया गया है 1991 के तर्ज पे नई औद्योगिक नीति 1991 का लक्ष्य क्या था? एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक ना। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक। देखिए यहाँ पे दिया गया है लोहा इस्पात उद्योग, ठीक ना, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। उत्पादन में हो जाएगा चीन, भारत, जापान। लोहा इस्पात उद्योग के लिए लोह एस्क और कोकरी कोकाकारी कोयले के अतिरिक्त चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज आदि कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ठीक ना। इस उद्योग के लिए लोहेस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात कितना होना चाहिए? 4:2:1, 4:2:1। ठीक है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज का कुछ मात्रा भी आवश्यकता होती है। इसका, मैग्नीज का। वर्तमान में चीन विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। भारत का इस्पात उद्योग में द्वितीय स्थान है और यह इस्पात की प्रमुख उपभोक्ताओं में से क्या है, एक है। भारत में पहले लौह इस्पात उद्योग कारखाने की स्थापना कब किया गया? 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी, पश्चिम बंगाल में किया गया था। कब किया गया था? 1874 में। जो कि कुछ दिनों बाद फंड फंड के अभाव में क्या हो गया, बंद कर दिया गया, जिससे जिससे बंगाल सरकार ने इसका अधिग्रहण करके इसका नाम बदलकर क्या रख दिया, तो बराकर आयरन वर्क्स रख दिया। ठीक ना। बराकर आयरन वर्क्स रख दिया। ठीक। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं टिस्को। टिस्को देखिए, देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। देखिए, यह देश का पहला कारखाना है जिसकी स्थापना कब किया गया? 1907। ठीक ना, 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा उत्तराखंड के जमशेदपुर यानी साक्षी नदी के किनारे नामक स्थान पर, साक्षी और एक थी कौन सी, खरकई नामक स्थान पर किया गया था, जो कि झारखंड में। कभी कभी सोंठ रेखा भी देता है। ठीक ना। इस संयंत्र को लौह और एस की प्राप्ति बादाम पहाड़ी यानी मयूरभंज उड़ीसा तथा नवामंडी श्रीभूम झारखंड से, कोकिंग कोल झरिया और बोकारो से, एवं जल स्वर्ण रेखा और खड़कई नदी, अभी बोले ना है, स्वर्ण रेखा और खड़कई नदी से जल प्राप्त करता है। ठीक। अब हो जाएगा इसको यानी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना कब किया? 1918 ईस्वी में किया गया। पश्चिम बंगाल के हजीरा नामक स्थान पर की गई थी। बाद में कुल्टी, हरिपुर तथा बर्नपुर में स्थित की गई। संयंत्र को भी इसी में मिला दिया गया। बर्नपुर में स्थित संयंत्र को भी इसी में मिला गया था। ठीक। इस यंत्र को लौह एस्क की प्राप्ति गुहा की खान निश्चय भूमि से कोयला, रानीगंज झरिया एवं रामगढ़ से बिजली, दामोदर वैली कॉरपोरेशन से तथा पानी दामोदर एवं बराकर नदी से प्राप्त होती है। किसकी? इसको कंपनी की। ठीक ना, इंडियन आयरन स्टील कंपनी को। VISL, ठीक ना। देखिए, विश्व आयरन
यहाँ पे देखिए विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड, ठीक ना। इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड की सर एम.एस. विश्वेश्वरैया द्वारा कर्नाटक के भद्रावती में की गई थी। प्रारंभ में इसका नाम मैसूर आयरन वर्क्स था, ठीक ना। शुरुआत में इसका क्या नाम था? मैसूर आयरन वर्क्स था। इस संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति बाबा बुदन की पहाड़ी के केमानगुंडी से बिजली की प्राप्ति जोग एवं शरावती जल विद्युत परियोजना से होती है, ठीक। इस संयंत्र को कोयले की स्थानीय आपूर्ति नहीं थी। इस संयंत्र को कोयले की स्थानीय आपूर्ति नहीं थी, ठीक। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम में लगाया गया था। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया था? विशाखापट्टनम में। भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी सेल की स्थापना जनवरी 1973 ईस्वी में की गई थी। कब की? 1973 ईस्वी में। स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना में, देखिए यहाँ पे दूसरे में भिलाई लौह इस्पात कारखाना 1955 ईस्वी में, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, जो कि किस देश की स्थापना से? तो सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। दुर्गापुर था 1956 में, पश्चिम बंगाल में किया गया था ब्रिटेन की सहायता से। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग 1959 में, भिलाई 1955, दुर्गापुर 1956, राउरकेला 1959, जो कि उड़ीसा के में किया गया था और जर्मनी के सहयोग से किया गया था। देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी में कौन कौन सा? बोकारो स्टील प्लांट जो कि 1955 में झारखंड में सोवियत संघ की स्थापना से, जो कि रूस के देश के सहयोग से किया गया था। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट 1971 में किया गया था। आंध्र प्रदेश में किया गया था, स्वदेशी अपने द्वारा निर्मित, जो कि अपने देश के द्वारा। स्लेम स्टील प्लांट 1972 में किया गया था, तमिलनाडु में, स्वदेशी ही था। चलिए पढ़ते हैं एल्युमिनियम उद्योग, एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के जेके नगर में स्थापित किया गया था, ठीक ना। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में 2 नए एल्युमिनियम संयंत्र हीराकुंड जो कि उड़ीसा में, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए थे, ठीक। देखिए यहाँ पे दिया गया भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी, ठीक ना। बाल्को की स्थापना 1965 में सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। इसमें कोरबा जो कि छत्तीसगढ़ में, कोयना महाराष्ट्र में किया गया था, 2 स्थानों पर। नालको 1981 में किया गया था। देश था इसका फ्रांस के सहयोग से किया गया था। बाल्को सोवियत संघ से, नालको फ्रांस से। दमन जोड़ी अंगुल जो कि उड़ीसा में किया गया था। हिंडाल्को 1958 ईस्वी में किया गया था यूएसए की सहायता से। ये कहाँ पर है? रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। इंडाल 1938 में किया गया था कनाडा के सहयोग से। जेके नगर पश्चिम बंगाल के, मुरी झारखंड में और अलवाय केरल में किया गया था। माल्को देखिए, माल्को 1965 में, माल्को किया गया था कब? 1965 में, इटली की सहायता से। चेन्नई, मेटूर, स्लेम ये सब तमिलनाडु में किया गया था। वेदांता देखिए 1900 में किया गया था, ठीक ना, जर्मनी। यहाँ पे देखिए कुछ एरर हो गया है। वेदांता जो कि जर्मनी के सहयोग से किया गया था। झारसुगुड़ा उड़ीसा में किया गया था, ठीक ना। आगे चलिए देखते हैं, आगे हम लोग का रेल उपकरण उद्योग। देखिए रेल उपकरण भारत के रेल संबंधी उपकरणों को बनाने में क्या है? आत्मनिर्भर है भारत। भारत में रेलवे क्षेत्र में पहली कंपनी 1921 ईस्वी में झारखंड के श्रीभूम जिले में पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी के नाम से स्थापित की गई थी। पेनिनसुलर, ठीक ना। भारतीय रेलवे में डिजाइन तथा विकास से संबंधित कार्य रिसर्च डिजाइन एवं स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? लखनऊ में। बड़ौदा में स्थित भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी को भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय बनाया गया था, ठीक। मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, ये देखिए भारत में ये है, ठीक ना। यह देश की सबसे शक्तिशाली मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, ठीक ना। ये लोकोमोटिव आधुनिक आईजीबीटी आधारित तीसरे चरण ड्राइवर और 12,000 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। इसे फ्रांस की अल्स्टॉम कंपनी और भारतीय रेलवे की संयुक्त साझेदारी से बनाया गया है, ठीक ना। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री मढ़ौरा देखिए, यह अमेरिका की जेई ट्रांसपोर्टेशन और भारतीय रेलवे का एक संयुक्त उद्यम है। यहाँ से 1000 HP के माल ढुलाई इंजनों का निर्माण किया जाता है। यह बिहार के सारण जिले में है। कौन सा? मढ़ौरा, ठीक है। अगला देखिए, अगला हम लोग का प्रमुख रेल इंजन निर्माण केंद्र, ठीक ना। देखिए चितरंजन
चितरंजन दिया गया है, ये कहाँ पे हो जाएगा, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ये विद्युत के लिए है। वर्धमान जो कि कहाँ पर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये डीजल के लिए हो जाएगा, डीजल इंजन बनाता है, वाराणसी में हो जाएगा। DLW हो जाएगा, ठीक ना, पहले था BLW, अब हो जाएगा DLW। डीजल कंपोनेंट वर्क्स, ये डीजल इंजन के कलपुर्जे के लिए है, पटियाला पंजाब में हो जाएगा। डीजल लोकोमोटिव कंपनी भारत में है, जो कि डीजल इंजन के लिए जमशेदपुर झारखंड में हो जाएगा। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड विद्युत के लिए हो जाएगा, भोपाल मध्य प्रदेश में। अगला है रेलवे डिब्बे निर्माण केंद्र, ठीक ना, कंपनी है और स्थान इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये परम्बदूर हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में। आधुनिक कोच फैक्ट्री हो जाएगा रायबरेली उत्तर प्रदेश में। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में। व्हीकल एंड एक्सल कंपनी, देखिए व्हीकल एंड एक्सल फैक्ट्री कंपनी भी कह सकते हैं, तो जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में हो जाएगा। पहिया एवं धुरी, रेल पहिए, रेल के पहिए बनते हैं कहाँ पे, छपरा बिहार में, ठीक। अगला अगला देखिए हम लोग का है रेल कोच मरम्मत कहाँ पे होता है, हैरातौन नालंदा बिहार। रेल पहिया कारखाना बेला बिहार है, ठीक। रेल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से जल निर्माण यानी जलयान निर्माण, ठीक। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, देखिए पहला कारखाना 1941 ईस्वी में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था। बाद में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम नाम दिया गया, ठीक ना। देखिए कोची शिपयार्ड लिमिटेड, यह केरल के कोची में है। केरल कहाँ है, कोची में है। इसे जापान की सहायता से 1972 ईस्वी में बनाया गया था। यह शिपयार्ड भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है, कोची शिपयार्ड। यह जहाज निर्माण एवं मरम्मत के साथ साथ समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण का भी एक कार्य भी होता है, ठीक ना। यहाँ पे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, यह देखिए ये दक्षिण गोवा जिले के वास्को डिगामा नगर में स्थित है और यहाँ नौसेना, कोस्ट गार्ड और अनसैनिक क्षेत्रों के लिए जहाज का निर्माण एवं मरम्मत की जाती है। मझगांव डाक, यह मुंबई में स्थित हो जाएगा। भारतीय नौसेना के फ्रिगेट किस्म यानी युद्धपोत के जहाज बनाए जाते हैं, ठीक। गार्डन रिच शिपलेट, ये देखिए कोलकाता के हुगली नदी के तट पर स्थित है। गार्डन रिच शिपलेट्स, यहाँ पर यात्री जलयान तटपोत आदि बनाए जाते हैं, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं वायुयान निर्माण उद्योग। यह देश की वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 की बंगलोर में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया था। कब, 1940 में। इस समय से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हॉल के नाम से जाना जाता है। भारत में इसकी 6 इकाइयाँ हैं। भारत में इसकी कितनी इकाइयाँ हैं, 6। पहला इसमें है बेंगलुरु, इसकी जगह विमान असेंबलिंग का कार्य किया जाता है। जगुआर विमान यहीं तैयार किया गया है, ठीक ना। चेतक एवं चीता हेलीकॉप्टर के लिए इंजन बनाने का कार्य यहीं किया जाता है। कानपुर में यह विमान के ढांचे तैयार किए जाते हैं, ठीक। और नौसेना के लिए डोर्नियर एयरक्राफ्ट के ढांचे का निर्माण जर्मनी के सहयोग से यहीं की जा रही है, ठीक। अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए कोरापुट देखिए कहाँ पे है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कोरापुट कहाँ है। यहाँ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए विशेष रडार को विकसित किया जाता है। कोरबा जो कि लखनऊ में है, यहाँ वायुसेना एवं नौसेना के लिए विद्युत एवं संचार उपकरणों तैनात किए जाते हैं। देखिए नासिक में यहाँ विमान के ढांचे विकसित किए। नासिक जो कि कहाँ पे है, आप लोग बताइएगा, बहुत ही सिंपल है। हैदराबाद, यहाँ विमान संचार व्यवस्था से संबंधित कल पुर्जे एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं मशीनरी उद्योग, मशीनरी इंडस्ट्रीज। वर्ष 1989 यानी 1998 में हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई। कहाँ पे, रांची में, 1998 में। इन इकाइयों में सूती वस्त्र, जूट, चीनी सीमेंट, कागज, कोयला खनन, संरचनात्मक निर्माण आदि उद्योगों के लिए मशीनों के निर्माण किया जाता है, ठीक ना। भारी मशीनों का निर्माण करने वाली प्रमुख इकाइयाँ, चलिए देखते हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल लिमिटेड, ये कहाँ पर हो जाएगा, बेंगलुरु में। इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में किया गया था, ठीक ना। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना रांची में किया गया था 1958 में। खनन एवं संबंध मशीन निगम लिमिटेड, जो कि दुर्गापुर 1966 में। भारत हेवी प्लेटलेट्स एवं वेल्स लिमिटेड, ये कहाँ पर हो जाएगा, विशाखापट्टनम में, 1966 में। तुभाद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये कहाँ हो जाएगा, बेंगलुरु में, 1960 में। अब हम लोग देखते हैं जूट उद्योग, ठीक ना। सोने का रेशा यानी गोल्डन फाइबर के नाम से मशहूर जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत को विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है, ठीक ना। वर्तमान में इस उद्योग का केंद्रीयकरण
पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इसका पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिसा नामक स्थान पर 1955 ईस्वी में जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा किया गया था। अगला कह रहा है कि 1947 ईस्वी में देश के विभाजन के बाद जूट मिलें भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पश्चिम बंगाल पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चले गए थे। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब किया गया? 1984 ईस्वी में की गई थी। ठीक ना, जिसका मुख्यालय ढाका में हो जाएगा। जूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसके उद्देश्य हेतु 2024 से अनाजों के पैकिंग के लिए 100% जूट की बोरियों का प्रयोग किया जाएगा। वहीं चीनी के मामले में 20% पैकिंग जूट की बोरियों में की जाएगी। ठीक ना, शेष उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, असम, बिहार। रिसोर्स में क्या है? इंडियन ट्रेड पोर्टल। इसका सोर्स क्या है? तो इंडियन ट्रेड पोर्टल। ठीक ना, अगला हम लोग का सूती वस्त्र उद्योग। ठीक ना, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। भारत का यह ऐसा उद्योग है जिसमें भारत कच्चे पदार्थ से लेकर अंतिम मूल्य उत्पाद तक ही श्रृंखला में आत्मनिर्भर है। भारत में सूती वस्त्र की पहली आधुनिक मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, जो असफल रही। क्या रही? असफल रही। भारतीय पूंजी से देश में पहला असफल उद्योग आधुनिक सूती भारतीय पूंजी से देश में पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई में बम्बई के स्नैपिंग व वीविंग कंपनी क्वासी डाबर द्वारा खोला गया था। मुंबई को भारत के सूती वस्त्र की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखिए, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर के साथ साथ इसे पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। ठीक ना, मैनचेस्टर ग्रेट ब्रिटेन एवं बोस्टन विश्व में सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। सूती वस्त्रों की मिलों की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में। कहाँ पर हो जाएगा? तमिलनाडु में। देखिए, PJTSAU यूनिवर्सिटी के अनुसार भारत के शीर्ष उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना है। ठीक ना, सूती वस्त्र उत्पादन एवं निर्यात दोनों में भारत का स्थान विश्व में चीनी के बाद क्या है? दूसरा है। ठीक, अगला हम लोग का हो जाएगा ऊनी उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग। ठीक ना, ऊनी। भारत में ऊन वस्त्र उद्योग अपने प्रारंभिक समय में कुटीर उद्योग के रूप में विस्तृत था। इस उद्योग के अंतर्गत कंबल, कालीन, शाल आदि का निर्माण किया जाता था। ठीक ना, भारत में पहले आधुनिक ऊनी वस्त्र कारखाने की स्थापना वर्ष 1876 ईस्वी में कानपुर में की गई थी तथा दूसरा कारखाना 1881 ईस्वी में धारीवाल, पंजाब में स्थापित किया गया था। अगला कह रहा है कि भारत का स्थान कौन सा है? 10वां हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, चीन, न्यूजीलैंड कुल उत्पादन में 1.8% का योगदान देते हैं। ऊन उत्पादन में राजस्थान अग्रणी राज्य है। ठीक ना, भारत में शीर्ष उत्पादक राज्य राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात है। मिर्जापुर एवं भदोही कालीन उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध ऊन अंगोरा खरगोश से प्राप्त किया जाता है। ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र पंजाब, लुधियाना है। कौन सा जगह? पंजाब, लुधियाना। देखिए, रेशम वस्त्र उद्योग। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन में हुआ था। भारत में रेशमी वस्त्र के उत्पादन की एक लंबी परंपरा रही है। भारत रेशम उत्पादन के क्षेत्र में चीन के बाद विश्व में कौन सा हो जाएगा? दूसरा स्थान हो जाएगा। ठीक ना, दूसरा स्थान हो जाएगा और सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, रेशम की 5 प्रमुख किस्म मालबरी, मूंगा, इरी, ट्रॉपिकल टसर एवं ओक का उत्पादन करने वाला भारत एकमात्र देश है। मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत को एक अधिकार प्राप्त है, जिसका उत्पादन मुख्य रूप से असम, बिहार में होता है। प्रारंभिक समय में भारत में रेशमी उद्योग कुटीर उद्योग के रूप में था, जिसका निर्यात दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिमी एशिया, मध्य पूर्व एवं यूरोप के अन्य देशों को किया जाता था। ठीक ना, अगला कह रहा है कि आधुनिक भारत की पहली रेशम मिल की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1835 ईस्वी में हावड़ा में की गई थी। कहाँ पे? हावड़ा में। रेशम वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ये सब हो जाएंगे। देखिए, चीनी उद्योग देखते हैं। चीनी का उत्पादन भारत में गन्ने से किया जाता है, जबकि यूरोप में यह मुख्य रूप से चुकंदर से उत्पादित किया जाता है।
चीनी उद्योग एक वजन हाउस उद्योग है जिसके कारण मिलों की स्थापना गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के आसपास ही की जाती है, ठीक ना। क्योंकि गन्ने की को खेत से काटकर बाद में 24 घंटे के अंदर ही इसकी पेराई हो जाती है होनी चाहिए, नहीं तो गन्ने में सुक्रोज की मात्रा क्या घटने लगती है। अगला देखिए दिया है चीनी। चीनी के उत्पादन में भारत ब्राज़ील के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है, जबकि उपभोक्ता के रूप में भारत विश्व में क्या है, प्रथम स्थान पर है। भारत में चीनी उद्योग सबसे पहले बिहार के बेतिया में डच के द्वारा 1840 ईस्वी में लगाया गया था, जो असफल रहा। प्रथम सफल वैक्यूम पैन प्रक्रिया द्वारा चीनी संयंत्र की स्थापना 1904 ईस्वी में बिहार के मढ़ौरा सारण में हुई थी, ठीक ना। भारत में वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा, ठीक है। देखिए कागज उद्योग, अब दिया है कागज उद्योग। कागज निर्माण की कला का विश्व कागज निर्माण की कला का विकास सर्वप्रथम चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। भारत में कागज बनाने का प्रथम आधुनिक कारखाना की स्थापना 1812 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में की गई थी, ठीक ना, जो क्या हुआ, असफल रही। भारत में प्रथम सफल कागज कारखाना 1867 ईस्वी में कोलकाता के बालीगंज में स्थापित किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि इस उद्योग में सेलुलोज लुगदी को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में से प्राप्त की जाती है। भारत में कागज उद्योग के कच्चे माल के रूप में सबसे अधिक है। नेक्स्ट कह रहा है कि कच्चे बांस का उपयोग किया जाता है। इसमें कच्चे बांस का उपयोग किया जाता है और भारत में अखबारी कागज की पहली मिल मध्य प्रदेश के नेपानगर में लगाई गई थी। अब हम पढ़ते हैं कच्चा उद्योग, ठीक ना। देखिए कांच उद्योग था यहाँ पे। कांच बनाने की विधि भारत में प्राचीन काल से ही प्रचलित रही है। भारत में आधुनिक तरीके से कांच बनाने हेतु प्रथम कारखाने की स्थापना 1870 ईस्वी में झेलम में हुई थी, परंतु वह असफल रहा। प्रथम सफलता वर्ष 1941 ईस्वी में मिल रही थी। देखिए प्रथम सफलता वर्ष 1941 में मिली। इस उद्योग में कच्चे पदार्थ के रूप में फेल्ड्स्पार, चूना पत्थर तथा सिलिका रेत का उपयोग किया जाता है। राजमहल की पहाड़ी में उच्च किस्म के सिलिका रेत पाई जाती है, ठीक ना। देखिए कच्चा उद्योग के प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश के फिरोजपुर कांच की चूड़ियों के लिए क्या है निर्माण में, तथा मुरादाबाद, नैनी, इलाहाबाद कांच की दीवार के निर्माण हेतु सुविख्यात है। अन्य प्रमुख केंद्र कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भरूच एवं मोरबी गुजरात और मुंबई महाराष्ट्र में। देखिए इस उद्योग के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। लाख उद्योग, लाख है केरियाई लक्का नामक कीड़े से प्राप्त किया जाता है। केरियाई लक्का नामक कीड़े से प्राप्त किया जाता है। यह मुख्यतः कीड़ा यानी कीट पीपल, बबूल के वृक्षों की कोमल टहनियों के रेशों से एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ निकालता है, जिसे लाह कहते हैं। भारत में लाह का लगभग 50% उत्पादक झारखंड में होता है एवं इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, असम, उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में भी लाह का उद्योग स्थित है। देखिए लाह की कृषि के अनुसंधान, विकास एवं प्रशिक्षण के लिए रांची के नामकुम लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। लाह उद्योग विद्युत इंसुलेशन, जल निरोधक स्याही चूड़ियाँ, इंसुलेशन यहाँ पे इंसुलेटर होना चाहिए, खिलौने, जूते, चित्रकारी, पेंसिल आदि के निर्माण में किया जाता है। अगला हम लोग है दिया सलाई। देखिए भारत में दिया सलाई के प्रथम कारखाना की स्थापना 1921 ईस्वी में अहमदाबाद, गुजरात में की गई थी। यह एक प्रमुख कुटीर उद्योग उत्पाद है। दिया सलाई बनाने में लकड़ी, कागज के अलावा पोटेशियम क्लोरेट एवं फास्फेट को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। अंडमान निकोबार और प्रायद्वीप क्षेत्रों से सलाई, फोल्पर, सुंदरी आदि वृक्षों की मुलायम लकड़ियाँ इसी उद्योग के लिए अच्छी मानी जाती है, ठीक ना। इस उद्योग का सर्वाधिक विकास पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, रामनाथपुरम एवं शिवकाशी राज्य में ही हुआ है। नेक्स्ट है हम लोग का उद्योग तंबाकू उद्योग, ठीक ना। भारत में तंबाकू की खेती पुर्तगालियों की देन है। किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है, ठीक। जिसकी खेती
वह उत्पादक 1508 ईस्वी के बाद शुरू की गई थी। भारत में तंबाकू का उत्पादन लगभग 48% भाग स्वर्ण तंबाकू के तौर पर लगभग 38%, बीड़ी उद्योग में एवं 14% सिगरेट निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। बीड़ी बनाने में तंबाकू एवं तेंदू कचनाल के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला देखिए दिया गया है तेंदू एवं कचनाल के पत्तों की आपूर्ति छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा तमिलनाडु के जंगलों से होती है। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। भारत में तंबाकू उत्पादन के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है, जबकि गुजरात, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र एवं अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य है। ठीक ना। अगला देखिए दिया है चमड़ा उद्योग। देखिए चमड़ा और चमड़े के सामान बनने की परंपरा भारत के प्राचीन काल से चली आ रही है। चमड़ा उद्योग संगठित एवं गैर संगठित दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस उद्योग में मुख्यतः कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक एवं महिलाओं की अधिक भागीदारी होती है। चमड़े का शोधन यानी ट्रेनिंग मुख्यतः 2 प्रकार से किया जाता है। पहला तरीका से औरम कोनम, बबूल, वाटिल आदि की छाल द्वारा तथा दूसरे तरीका से बाइकार्बोनेट, क्रोमियम सल्फेट, मैग्नीशियम आदि रसायनों के साथ साथ अंडे की जर्दी, जैतून के तेल एवं मछली के तेल आदि को मिलाकर विद्युत द्वारा चर्म शोध में किया जाता है। भारत में प्रमुख चर्म शोधनशालाएं कानपुर, आगरा, कोलकाता, मुंबई, टोंक, कपूरथला, बेलागावी, भोपाल आदि में है। अब हम लोग पढ़ते हैं उर्वरक। देखिए भारत में पहले रासायनिक उर्वरक की स्थापना कब किया गया? 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट में सुपर फास्फेट संयंत्र की स्थापना किया गया। ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग के कहना है कि इस उद्योग का वास्तविक प्रगति फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 1951 ईस्वी में सिंदरी, झारखंड के कारखाने की स्थापना की गई से हुई थी। इस उद्योग में कच्चे माल के रूप में नेफ्था, कोक, ओवन, गैस, विद्युत अपघटनी, हाइड्रोजन फास्फेट, गंधक, जिप्सम आदि का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन उर्वरक बनाने वाले अधिकांश कारखाने 70% नेफ्था का प्रयोग करते हैं। देखिए नेफ्था एक पेट्रोलियम उत्पादक है जिसकी प्राप्ति तेल शोधन कारखानों से होती है। ठीक ना। भारत में सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों का उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। भारत में पोटाश उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत में प्रथम स्थान कौन सा हो जाएगा? पंजाब। अब हम लोग पढ़ते हैं सीमेंट। देखिए यह एक आधुनिक उद्योग है जिसका आविष्कार 1824 ईस्वी में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में हुआ था। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में चेन्नई में लगाया गया था जो असफल रहा। इस कारखाने के बाद 1912-13 ईस्वी में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर एक सफल कारखाना की स्थापना की गई, जिसमें 1914 ईस्वी में से उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ। सीमेंट का उत्पादन आर्द्र एवं तथा शुष्क पराक्रमों द्वारा होता है। आर्द्र पराक्रम हेतु अत्यधिक मात्रा में पानी तथा शुष्क पराक्रम हेतु अत्यधिक मात्रा में शक्ति की आवश्यकता होती है। इस उद्योग की प्रमुख कच्चे माल चूना पत्थर तथा जिप्सम है, जिसकी उपलब्धता के कारण मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में काफ़ी कारखाने देखने को मिलती हैं। औषधि निर्माण। देखिए औषधि निर्माण उद्योग वर्तमान में जिस तरह से बीमारियां एवं उनकी तीव्रताएं बढ़ती जा रही है को देखने हेतु औषधि निर्माण उद्योग तीव्र गति से वृद्धि करने वाला उद्योग बनकर उभरा है। भारत में औषधि उद्योग उत्पादन में विश्व में कौन सा तीसरा स्थान है? इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड यानी IDPL देश का प्रमुख औषधि प्रतिष्ठान है। इसका गठन 1961 ईस्वी में किया गया। इसके संयंत्र ऋषिकेश, हैदराबाद, गुरुग्राम, चेन्नई, भुवनेश्वर एवं मुजफ्फरपुर में है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड का गठन 1954 ईस्वी में पिंपरी, पुणे में किया गया था। यह औषधि निर्माण के क्षेत्र में है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र की पहली कंपनी है। इसकी 3 कंपनियां नागपुर, बेंगलुरु तथा इम्फाल में कार्यरत हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग आधुनिक सूचना क्रांति का सूत्रपात प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्थर सी क्लर्क की संकल्पना से शुरू हुआ।
देखिए संभवतः भारत में इस उद्योग का विकास उदारीकरण के बाद से माना जाता है, जो उस समय से लेकर अब तक भारत ने सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर विश्व बाजार में अपनी खास खास बनकर रखी गई। देखिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर में इस उद्योग का भागीदार सबसे अधिक रही है। वर्तमान में इस उद्योग का 3000 से अधिक सॉफ्टवेयर कंपनियां यहाँ कार्यरत है, जिसमें विप्रो, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी का प्रमुख है। भारत में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास 1980 के दशक में प्रारंभ हुआ। वास्तव में सूचना प्रौद्योगिकी एवं विचार आधारित उद्योग है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में है, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं पर्यटन उद्योग। देखिए इसकी विस्तृत भूभाग में अपने सामान्य निवास से दूर किए जाने वाले भ्रमण, जिसमें रात्रिवास शामिल हो, पर्यटन तृतीय क्षेत्र का आधारित है। यह भारत में सबसे बड़ा सेवा उद्योग है। भारतीय पर्यटन उद्योग के अंतर्गत पर्यटन स्थलों को प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि धार्मिक पर्यटन स्थल। देखिए धार्मिक पर्यटन स्थलों में भारत के विभिन्न धर्मों से संबंधित स्थलों को शामिल किया जाता है, जिसमें से अयोध्या के काशी, केदारनाथ, श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर बौद्ध धर्म के लिए है ये सब। अजमेर की दरगाह मुस्लिम धर्म के लिए, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से है, गोवा का सेंट जेवियर गिरजाघर ईसाई धर्म से आदि शामिल है। नेक्स्ट हम लोग का है ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल। भारत में ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल में दिल्ली, आगरा, गोलकुंडा, लखनऊ, जयपुर, बीकानेर, खजुराहो आदि का उल्लेखनीय है। प्राकृतिक पर्यटन नेचुरल टूरिज्म के अंतर्गत भारत की प्राकृतिक मनोरम स्थल, बर्फ से ढकी हुई पर्वतों की चोटियाँ, वन्य जीव अभ्यारण्य, समुद्री तट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट को शामिल किया जाता है। ठीक ना। अगला हम लोग कह रहे हैं कि भारत में स्थित विश्व धरोहर स्थल है। देखिए विश्व धरोहर स्थलों का चयन यूनेस्को द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत में कुल 42 विश्व धरोहर स्थल है। भारत में यूनेस्को में शामिल अंतिम स्थल कच्छ के रण में स्थित धौलावीरा है। ठीक ना। अन्य महत्वपूर्ण विश्व धरोहर स्थल आगरा का किला, अजंता का गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल, सूर्य मंदिर, नालंदा धरोहर, सांची का स्तूप आदि हैं। भारत में पर्यटन के क्षेत्र में स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत आगरा, दिल्ली, जयपुर शहरों का सर्किट बनाया गया है। देखिए संयुक्त राष्ट्र 2002 ईस्वी में पारिस्थितिकी को पर्यटन तथा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया 2002 को। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में स्वदेशी दर्शन योजना की शुरुआत किया गया। तीर्थ यात्रा की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए और उनकी आध्यात्मिक उन्नति हेतु कुल 41 धार्मिक स्थल की पहचान कर उनके विकास हेतु प्रसाद योजना की शुरुआत की गई थी। 42 स्थलों में बिहार के 2 जिले गया एवं पटना आते हैं। चार धाम परियोजना। देखिए चार धाम यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है कि इस परियोजना का उद्देश्य हिमालय में स्थित 4 तीर्थ स्थल बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के बीच सुलभ परिवहन की व्यवस्था करना है। चार धाम देखिए यहाँ पर दिया ना, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और रुद्रप्रयाग। ठीक। देखिए यहाँ पे दिया है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। इस औद्योगिक क्षेत्रों का विकास ऐतिहासिक दृष्टि से सूती वस्त्र उद्योग के विकास से जुड़ा हुआ है। मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के साथ साथ इंजीनियरिंग वस्तुएं की उद्योग, रसायन उद्योग, ऑटोमोबाइल्स तथा फिल्म उद्योग यहाँ का प्रमुख उद्योग है। 1869 ईस्वी में स्वेज नहर खुल जाने के बाद इस प्रदेश से भारत एवं यूरोप के बीच औद्योगिक प्रदेश का तीव्रता से विकास हुआ। ठीक ना। अगला यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है कि मुंबई हाई में पेट्रोलियम बनाने के कारण इस क्षेत्र में और अधिक की विविधता एवं मजबूती आई, जिसके कारण पेट्रोल, रसायन उद्योग, प्लास्टिक उर्वरक आदि अन्य उद्योगों की काफ़ी विकास हुआ है। यह उद्योग प्रदेश मुख्यतः मुंबई, थाने से पूर्व पुणे एवं नासिक, सोलापुर जिले के साथ साथ कुछ क्षेत्रों रायगढ़, अहमदनगर, सतारा, सिंगरौली, जलगांव आदि जिलों में तक फैला हुआ है। देखिए कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश। यह औद्योगिक प्रदेश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित है और कोलकाता हावड़ा का क्षेत्र इस औद्योगिक प्रदेश के मुख्य केंद्र में स्थित है। इस प्रदेश का विस्तार उत्तर में
बंसबेरिया से लेकर दक्षिण में बंटला नगर तक 100 किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ है। कोलकाता एवं हावड़ा के अतिरिक्त हल्दिया, श्रीरामपुर, रिसरा, शिवपुर, नौहाटी, गुरियह, श्यामनगर, टीटागढ़, सौदनपुर, बजबज, त्रिवेणी, हुगली, बेलूर आदि इस प्रदेश के अन्य प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। ठीक ना। इस औद्योगिक प्रदेश में कच्चे माल की उपलब्धता, कोयला खानों, दामोदर घाटी, रानीगंज तथा झरिया की निकटता, प्रचुर मात्रा में जल की उपलब्धता, सस्ता मजदूर तथा परिवहन की सुगमता के कारण ही इस क्षेत्र की तीव्रता विकास हुआ। तीव्र क्षेत्र से औद्योगिक उपनिवेश में कोलकाता 1773 ईस्वी से 1911 ईस्वी के बीच भारत की राजधानी थी, जिसके कारण इस क्षेत्र में कई उद्योगपतियों ने अपने उद्योग स्थापित किए, जिन्होंने इस प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोलकाता में जो हुगली नदी के बाएं तट पर अवस्थित एक नदी पतन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पतन भी है। यहाँ से इस प्रदेश के अतिरिक्त माल जैसे जूट के निर्मित सामान, चमड़े से निर्मित सामान, कागज, चाय, उर्वरक, रसायन, खाद्य तेल, इंजीनियरिंग के सामान आदि का बृहद स्तर का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात किए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं गुजरात औद्योगिक प्रदेश। यह क्षेत्र देश का तीसरा सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। इस प्रदेश का विकास यहाँ कपास की उपलब्धता के कारण वस्त्र उद्योग की स्थापना के कारण हुआ। वस्त्र प्राप्ति के बाद देश विभाजन के कारण भारत से अलग हुआ। कराची पतन की कमी को पूरा करने के लिए कंडला पतल को विकसित किया गया, जिससे आगे चलकर इस औद्योगिक प्रदेश को काफ़ी मजबूती प्रदान की गई। देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कोयली गुजरात में हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जामनगर गुजरात में हो जाएगा। जैसे कि पेट्रोलियम परिशोधन स्थापित होने के कारण इस क्षेत्र में पेट्रो रसायन एवं अन्य संबद्ध उद्योग, प्लास्टिक, रंगन आदि का विकास हुआ है। ठीक ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, आगे दिया है कि इस प्रदेश का केंद्र अहमदाबाद से बड़ौदा के मध्य है, जबकि यह भरूच, कोयली, आनंद खेड़ा, जामनगर, वलसाड़, सूरत, राजकोट आदि क्षेत्रों तक विस्तृत है। बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश देखते हैं। इस प्रदेश का विस्तार कर्नाटक एवं तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में विस्तृत है, जो कपास उत्पादन क्या है, प्रमुख क्षेत्र है। इस औद्योगिक क्षेत्र में कपास उत्पादक क्षेत्र में होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग का विकास तीव्र गति से हुआ है। बेंगलुरु इस प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। वर्तमान में यह प्रदेश देश की सॉफ्टवेयर राजधानी के रूप में विकसित हुआ है। वर्तमान में इस औद्योगिक प्रदेश में परंपरागत सूती वस्त्र एवं हथकरघा उद्योग के अलावा HMT, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, रेलवे के डिब्बे, डीजल इंजन, रेडियो, हल्के एवं भारी इंजीनियरिंग उपकरण, टायर, सीमेंट आदि उद्योग आते हैं। देखिए, छोटा नागपुर उद्योग प्रदेश। इस औद्योगिक प्रदेश का विकास इस क्षेत्र में व्यापक रूप से उपस्थित कोयला एवं लौह अयस्क के भंडार के कारण हुआ। दामोदर घाटी से कोयला एवं झारखंड तथा उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में धात्विक और अधात्विक खनिजों के पर्याप्त भंडार होने के कारण यहाँ लौह इस्पात एवं अन्य भारी उद्योग का काफ़ी विकास हुआ। ठीक ना। आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि इस प्रदेश में लौह एवं इस्पात उद्योग में के अधिकता होने के कारण इसे भारत का रूर क्षेत्र यानी छोटा नागपुर को भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। और इस प्रदेश में कई क्षेत्रों में जैसे जमशेदपुर, बर्नपुर, कुल्टी, बोकारो, राउरकेला में बड़े बड़े एकीकृत लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए हैं। ठीक ना। यह प्रदेश पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग, उड़ीसा के ऊपरी भाग एवं झारखंड राज्य में स्थित है। रांची, धनबाद, चाईबासा, सिंदरी, हजारीबाग, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, आसनसोल, डालमीनगर इसके प्रमुख औद्योगिक क्या है, केंद्र है। अब हम लोग पढ़ते हैं विशाखापट्टनम गुंटूरू औद्योगिक प्रदेश। इस औद्योगिक प्रदेश का विकास इस क्षेत्र के अतिरिक्त भाग में होने वाली गहन कृषि एवं गोदावरी बेसिन में पाए जाने वाले कोयला भंडार तथा बैलाडीला में लौह अयस्क के कारण हुआ है। गुंटूर जहाँ सीसा जस्ता प्रगल्भता के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं विशाखापट्टनम स्टील एवं जलिया निर्माण उद्योग के साथ साथ इस क्षेत्र में विकास में भारी भागीदारी निभा रही है। ठीक ना। वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य में विस्तृत इस प्रदेश के विजयनगर
राजमुंद्री, विजयवाड़ा, गुंटूर, कुर्नूल, एलूर आदि महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ से, देखिए गुरुग्राम दिल्ली मेरठ उद्योग प्रदेश। चलिए देखते हैं। देखिए इस औद्योगिक प्रदेश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक यहाँ का बाजार है। ठीक ना, मथुरा जहाँ तेल सोदा कारखाना तथा पेट्रोकेमिकल उद्योग स्थित है, वहीं आगरा में शीशे और चमड़े उद्योग प्रसिद्ध है। इस प्रदेश में कृषि उपकरण, सॉफ्टवेयर व सूती ऊनी जैसे वस्त्र उद्योग के कारण पिछले कई वर्षों में तीव्र विकास हुआ है। यह प्रदेश खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों के भंडार वाले क्षेत्रों से काफ़ी दूर होने के कारण यहाँ भारी विनिर्माण उद्योग के संयंत्रों की स्थापना नहीं के बराबर है, जिसके कारण यहाँ छोटे छोटे एवं क्लस्टर रूपी उद्यम स्थापित हुए हैं जो परिवहन प्रेरित है। कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश से इस प्रदेश के विकास का आधार यहाँ की बागानी कृषि एवं जल विद्युत परियोजना है। ठीक ना, कोयले क्षेत्र से दूर होने के कारण ऊर्जा की आपूर्ति इस प्रदेश में विद्युत युक्त संयंत्रों द्वारा होती है। ठीक, जल विद्युत संयंत्रों द्वारा होती है। लौह अयस्क एवं अन्य प्रमुख खनिज क्षेत्रों से दूर होने के कारण यहाँ भारी उद्योग का विकास नहीं हो पाया है। कोची में पेट्रोलियम रिफाइनरी के कारण यहाँ पेट्रो रसायन एवं संबंधित उद्योग एवं चक्रीय आर्थिक प्रभावों का उपभोक्ता कारकों का प्रसार हुआ। ठीक ना, इस क्षेत्र का प्रमुख शहर कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, अलवाई, एर्नाकुलम, कोची, अलाप्पुझा, पुनालू आदि यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। ठीक है, अगला दिया है कि भारत मध्य पूर्वी यूरोप आर्थिक गलियारा। देखिए द इंडियन मिड ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापना 18वीं G20 सम्मेलन 2023 के दौरान एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ हुआ। सदस्य देश भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, इटली, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका है। उद्देश्य में चीन की बेल्ट एंड इनिशिएटिव परियोजना के विकल्प के साथ साथ IMEC परियोजना में सम्मिलित देशों के और संरचनात्मक कनेक्टिविटी तथा आर्थिक एकीकरण हेतु बेहतर स्थिति उपलब्ध कराना। ठीक ना, इस परियोजना के अंतर्गत कई बंदरगाह जोड़े जाएंगे। जैसे भारत में हो जाएगा भारत का मुंद्रा कंडाला मुंबई, भारत में कौन सा मुंद्रा कंडाला मुंबई, यूएई का फुजौरा, इजराइल का हाइफा, ग्रीस के पेरियस, इटली के मेसिना, ठीक ना, फ्रांस में मर्सिले इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, ये सब देखिए। अगला हम लोग टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर 9 नंबर भारत की परिवहन व्यवस्था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।